हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग ये नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जिसमें लिखा हुआ बैकग्राउंड रेडिएशन एंड रेडिएशन डोसेज, जो आपका चैप्टर लास्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक न्यूक्लियर वाला, उसका जो टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन इमिट करता है अगर कोई न्यूक्लियर अनस्टेबल हो, है ना। कुछ स्टेबल आइसोटोप होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट कर सकता है ना। तो वो तो स्पॉन्टेनियस मिशन होता है, उससे हम बच सकते हैं अगर वो उसका सोर्स कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, बॉम्ब फटा नहीं है, तो या हाइड्रोजन बॉम्ब है वो तो फटा नहीं है, तो वहाँ से हम बचे हुए हैं। दूसरा, अगर हम किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी दूर ही रहते हैं तो वहाँ से भी बचे हुए हैं हम, तो हमारे को अल्फा बीटा गामा रेडिएशन कोई डर नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी रेडिएशन होती हैं अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं उसके जिससे बचा ही नहीं जा सकता। कुछ हमारे फूड में है और कुछ हमारे सराउंडिंग में होते ही होते हैं ऐसे सोर्स। हालांकि वो हमारे लिए इतने खतरनाक तो नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम एक्सपोज जरूर होते हैं उससे। ठीक है, उसी जो रेडिएशन उन सोर्सेज से निकलती है ना, कुछ नेचुरल, कुछ हमारे खाने में होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं, और कुछ बाहर होते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल, वो उनसे जो रेडिएशन निकलती है उनको बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड रेडिएशंस आर द अल्फा बीटा एंड गामा रेज emitted by some natural or artificial source the sources which we all are exposed of। ठीक है, तो ऐसी रेडिएशन अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो किसी नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्सेज से मिलती है जिससे हम सारे एक्सपोज्ड हैं, बचा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें दो तरीके के सोर्स आते हैं। सबसे पहला आता है इसमें नेचुरल सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में कौन सा आता है, ये सॉरी नेचुरल नहीं, इंटरनल लिखना चाहिए। इंटरनल लिखे तो बेटर है। ठीक है, तो एक आ गया हमारे पास इंटरनल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज में देखिए ये वो वाले सोर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हो गए, एक तो पहले हो गया K40, यानी कि पोटेशियम का K40 आइसोटोप जो है ना वो रेडियो एक्टिव होता है। अगर मान लीजिए आपने कुछ खाना खाया जिसमें पोटेशियम है, उस पोटेशियम में जब आप खाते हो तो सारे आइसोटोप होते हैं थोड़े थोड़े, है ना। जो सबसे ज्यादा आइसोटोप होता है उसमें वो तो स्टेबल है, लेकिन एक छोटी सी अमाउंट का K40 भी होता है जिससे जो हमारे खाने में होता है तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है फिर, है ना, पोटेशियम। तो ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, होता किसमें, इसमें बनाना में होता है, और भी चीजों में होता है। ठीक है, मिल्क में भी होता है, पर बनाना में काफी अमाउंट में होता है। ठीक है, वो पोटेशियम। ठीक है, तो इससे हम एक्सपोज रहते हैं। दूसरा हमारे पास C14 आपने सुना होगा, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। C13 और C14 जो है रेडियो एक्टिव है और ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। आपको पता है C14 किसके लिए यूज होता है, क्या ना बोलते हैं, कार्बन डेटिंग के लिए, है ना, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिक चीज कितनी पुरानी है। जिसमें कार्बन बेस्ड होगी कोई चीज, प्लांट या एनिमल्स, बस उसी का पता लगा सकते हैं ना। तो C14 का भी, ये भी हमारे को क्या ना बोलते हैं, रेडियो एक्टिव है, इससे भी बच नहीं सकते आप। और तीसरा क्या होता है तीसरा होता है रेडियम। तो रेडियम अगर आप देखो तो ये इफेक्ट ज्यादा करता है हमारी बोन्स को, है ना, क्योंकि ये बोन्स में पाया जाता है, ये बोन्स को इफेक्ट करता है ज्यादा, बाकी तो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। ये होते हैं इंटरनल सोर्सेज, है ना, बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन आते कहां से, जो खाना वगैरह हम खाते हैं उससे। अच्छा, दूसरा कौन सा है हमारे पास, दूसरा आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। अब एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं, तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं
अच्छा इसमें एक और, चलो ये भी ठीक है। तो एक तो पहले आ गया आपके पास कॉस्मिक रेज, ठीक है। बच्चे पूछते रहते हैं कि ठीक है जी कॉस्मिक रेज के बारे में और बताओ, बता सकते हैं लेकिन अभी किसी और टाइम करेंगे डिस्कस। तो कॉस्मिक रेज बेसिकली क्या होती है, इंटरस्टेलर स्पेस से हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे रेडिएशन एंटर करती हैं, है ना। उसमें बड़े छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा बीटा गामा भी होते हैं उसमें थोड़े। वो पार्टिकल जो होते हैं ना वो कंटिन्यूसली अर्थ में एंटर करते हैं। हालांकि हमारी अर्थ जो है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको रोक लेता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एंटर कर जाते हैं। इनको तो हम रोक नहीं सकते किसी तरीके से, है ना। तो ये भी क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड रेडिएशन का सोर्स है। दूसरा क्या है, एक रेडॉन है 222, ठीक है। ये भी एक तगड़ा सोर्स है, नेचुरली मिलता है, ठीक है। किसमें, ग्रेनाइट जहां पे होगी ना, रॉक्स वगैरह, वहां पे ये सोर्स जो है उसके अगर आप पास में हो तो तब आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज हो जाओगे। तो बैकग्राउंड रेडिएशन में ये आ गया हमारा इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। जैसा मैंने दोबारा कह रहा हूं मैं, बैकग्राउंड रेडिएशन से बचा तो जा ही नहीं सकता, है ना। लेकिन क्या हमारे लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए कि इससे बचना, कि बच तो नहीं सकते, तो क्या मतलब हमारे लिए मतलब सही है कि नहीं है, क्या करें, बचे कैसे, बच नहीं सकते तो घातक कितना ये वो देखना पड़ेगा। तो वो हमारे को बताता है रेडिएशन डोसेज। तो रेडिएशन डोसेज बेसिकली क्या, रेडिएशन डोसेज हमें बताता है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी रेडिएशन है, उसका आयनाइजिंग इफेक्ट कितना है हमारी बॉडी पे। क्या बोला मैंने, दोबारा याद रखो। रेडिएशन डोसेज हमारे को बताता है कि किसी भी रेडिएशन का जो आयोनाइजिंग इफेक्ट है, आयोनाइजिंग होगा तो बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा उसका फिर, है ना, वो कितना है किसी रेडिएशन का। रेडिएशन कोई भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा अल्ट्रा वायलेट एक्स रेज कॉस्मिक रेज, किसी भी तरह का रेज है, उनसे हमारे को हमारी बॉडी पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, कितना एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, उसको बोलते हैं रेडिएशन डोसेज, ठीक है। कि आयनाइजिंग इफेक्ट कितना उसका, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, इट मेजर्स द आयनाइजिंग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन सीवर्ट SI, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये यूनिट है सीवर्ट किसका यूनिट होता है, रेडिएशन डोसेज का यूनिट होता है, याद रखना। अब जो बैकग्राउंड रेडिएशन मिलती है ना, उसका जो रेडिएशन डोसेज होता है ना, बैकग्राउंड रेडिएशन का रेडिएशन डोसेज होता है, वो होता है लगभग आई गेस 2 मिलीसीवर्ट, SV होता है, 2 मिलीसीवर्ट होता है लगभग, ठीक है, 2 मिलीसीवर्ट, है ना। एक्सरे अगर आपको करवाते हो एक एक्सरे, तो एक एक्सरे का लगभग कितना होता है, 0.1 मिलीसीवर्ट, ठीक है, 0.1 मिलीसीवर्ट होता है एक्सरे का। फिर अगर आप CT स्कैन करवाते हो, अगर आप, ठीक है, आपको पता है CT स्कैन और एक्सरे में क्या फर्क है। एक्सरे में, चेस्ट एक्सरे की बात कर रहा हूं मैं, चेस्ट एक्सरे जब करवाते हैं, ठीक है, तब इतना होता है। और CT स्कैन जो होता है, CT स्कैन में क्या करते हैं, चारों तरफ से एक्सरे करते हैं, मतलब इट्स लाइक, मतलब बहुत सारे एक्सरे कर रहे हैं आपके एक ही बार, तो बहुत हाई रेडिएशन डोसेज होता है, 8 मिलीसीवर्ट, ठीक है। ऐसे अगर आप डेंटल एक्सरे देखोगे, तो डेंटल एक्सरे, मुझे शादी वैल्यू याद तो नहीं है, मेरे ख्याल में काफ़ी कम होता है उसका, 0.001 मिलीसीवर्ट, ठीक है। ऐसे अगर कोई आदमी है, मान लीजिए वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करता है, वहाँ का वर्कर है, ठीक है, ये आप लिख देता हूँ, फॉर अ वर्कर इन, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में है, या कहीं एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उसको वो कितना होता है, लगभग 20 मिलीसीवर्ट, जो कि हाई है। और ऐसा माना जाता है कि जो सेफ लिमिट हम बोलते हैं कि देखिए रेडिएशन सेफ, अगर को बोले आपको सेफ लिमिट क्या है, सेफ लिमिट 0। हम क्यों हूं, थोड़ी सी रेडिएशन से भी क्यों एक्सपोज हूं, क्योंकि हमें नहीं पता वो थोड़ी सी रेडिएशन भी क्या कर जाएगी हमारे DNA के साथ, ठीक है। हालांकि वो
इतनी फैटल नहीं है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो सेफ लिमिट है ना, सेफ, वो 1 मिलीसीवर्ट है बस। 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल की पर ईयर, और ये भी पर ईयर ही है। मतलब 1 साल में इतना मिलीसीवर्ट हम 2 मिलीसीवर्ट इतनी रेडिएशन डोसेज मिल जाती है हमारे को। और सेफ कितनी है? 1 मिलीसीवर्ट, तो इससे कम ही है, लेकिन अब ये रखा हुआ है, अब इससे कम तो कर ही नहीं सकते हम, कुछ भी कर लें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। हालांकि ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया आपको, बस याद रखने के लिए, कम से कम ये याद रखना, आपके जीके का काम आएगा, ठीक है। रेडिएशन डोजेज और बैकग्राउंड रेडिएशन भी है। कुछ गलती हो गई, मैंने थोड़ा बहुत गलत लिख दिया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं।